नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लीगल क्लासेज में आप सब लोगों का स्वागत है। जो आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। हम जिसके ऊपर बात करेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप क्यों इम्पोर्टेंट है, पार्टनरशिप किस क्या के लिए क्या क्या ज़रूरी है। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये दो लोग खड़े हुए हैं, आपस में हाथ मिला रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये एक प्रकार से दो लोगों का एक एसोसिएशन बन रहा है। इस एसोसिएशन में दो लोग हैं या दो लोग से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप का बेसिकली मतलब होता है हिस्सेदारी करना। पार्टनरशिप क्यों की जाती है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग हमको बहुत सारे बड़े काम करने होते हैं। बड़े काम करने के लिए हमारे पास ज़्यादा फंड नहीं होता, क्योंकि इंडिविजुअल की कैपेसिटी कितनी होगी। अब बड़ा काम करना है तो बड़ी फंड, बड़ी कैपिटल, बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो उसके लिए हमें लोगों की ज़रूरत होती है, और जब हम लोगों के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट बनाकर लोगों के साथ काम करते हैं तो वो पार्टनरशिप के तहत पार्टनरशिप के उस पे आता है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम पार्टनरशिप के बारे में जानते हैं कि पार्टनरशिप में लीगली पार्टनरशिप का क्या मतलब है, और पार्टनरशिप कितने प्रकार के होते हैं, और पार्टनरशिप की क्या राइट एंड लाइबिलिटी हैं, कितने प्रकार के पार्टनर होते हैं। तो इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट क्या है? ये एक प्रकार की एग्रीमेंट सहमति है। ये दो लोग आपस में कोई बिजनेस, शेयर मार्केटिंग का, ये कोई बिजनेस करना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, चाहे वो हाउस होल्ड बिजनेस हो, कमर्शियल बिजनेस होना चाहिए जनरली पार्टनरशिप के लिए। तो कमर्शियल बिजनेस कब ये करेंगे? जब इन दोनों के बीच में सहमति बनेगी। मान लीजिए कि पार्टनरशिप में कोई दुकान खोलना चाहते हैं, किसी किसी गुड्स की दुकान खोलना चाहते हैं, या कोई हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग की दुकान खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए एग्रीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो कि पार्टनरशिप में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो सबसे पहला होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के बाद आता है एसोसिएशन ऑफ टू या मोर पीपल। हमको पता है कि जब हम कोई काम करेंगे पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप अकेले तो होगी नहीं, उसमें बहुत सारे लोग होंगे। तो ये दो या दो से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। तो एक प्रकार का संघ बन जाता है, जो लोग कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं मिलजुल कर, और जब इसमें से जो भी इनको इनकम होती है वो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। और ये ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप का जो सबसे इम्पोर्टेंट इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है वो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस है। मतलब कि बिजनेस लगातार एग्जिस्ट रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम दो लोग ऐसे ए मान लो, बी मान लो, उन्होंने आपस में कोई बिजनेस किया, किसी प्लाट को खरीदने के लिए दोनों की तरफ से कैपिटल लगाई गई, एक की तरफ से 2 लाख, एक की तरफ से 3 लाख, और कुछ दिन बाद क्या हुआ, उन्होंने उसको तुरंत बेच के अपना अपना पैसा ले लिया। तो ये पार्टनरशिप में नहीं आएगा जनरली। ये हम कह सकते हैं एक प्रकार का एग्रीमेंट, क्योंकि यहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। एग्जिस्टेंस मतलब बिजनेस लगातार चलती रहनी चाहिए, एक्टिंग फॉर ऑल। और ये सब लोग एक दूसरे के लिए काम करेंगे, चाहे वो पार्टनर हो, वो जो भी पार्टनर होगा पार्टनरशिप फर्म के अंदर, वो बेसिकली पार्टनरशिप फर्म के लिए काम करेगा। तो ये है पार्टनरशिप। दो प्रकार के जनरली होते हैं, एक प्राइवेट पीपल, जब प्राइवेट पर्पज के लिए कोई काम किया जाता है तो वो प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर आती है। पब्लिक लेवल में जाती है, जिसको हम पीपी मॉडल बोलते हैं। पीपी मॉडल का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, जब जो पब्लिक होती है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, पब्लिक लोग, पब्लिक अथॉरिटी के जितने लोग होते हैं, जैसे गवर्नमेंट की कंपनियां हो गई, जब वो प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब प्राइवेट जो इंडिविजुअल कंपनी के होल्डर हैं, जैसे कि रिलायंस है, प्राइवेट कंपनियां हैं, रिलायंस है, अदानी है, गाबर है, पीएनसी है, इनके साथ मिलकर कोई काम करती है, तो वो होता है पब्लिक प्राइवेट। जहाँ पे दोनों की भागीदारी होती है, वहाँ पे प्राइवेट लोग भी होते हैं और पब्लिक का भी शेयर होता है। और ये जनरली किस चीज़ के लिए पार्टनरशिप की जाती है? जनरली जैसे कि बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, कोई रेलवे का ठेका है, एयरपोर्ट बनवाना है, हॉस्पिटल बनवाना है, पार्क बनवाना है, तो इसके लिए ये जनरली प्राइवेट लोगों का साथ ढूंढते हैं। क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है या जो पब्लिक पार्टनर हैं, जो कि हमारे सरकारी कंपनियां हैं,
उनको फंड की ज़रूरत होती है, एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत होती है और बड़ा काम होता है, इसलिए कोऑपरेशन और अकाउंटेबिलिटी के साथ मिलकर, क्योंकि ये सारा काम अकेले नहीं देख पाएंगे, इनको एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, इनोवेशन की ज़रूरत होती है। जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग है, इस वजह से ये लोग मिलकर काम करना चाहते हैं। तो जब पब्लिक और प्राइवेट लोग मिलकर काम करते हैं तो वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर आती है। तो अब हम चलते हैं कि ला पार्टनरशिप के बारे में क्या कहता है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आज हमारा जनरल ओवरव्यू दिखा रहा है कि जिसमें हमने जाना कि क्या पार्टनरशिप है, क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, तो पार्टनरशिप का ट्रू पार्टनरशिप का टेस्ट कैसे होता है कि कौन सी जो पार्टनरशिप है वो सत्य है, और कि कैसे कैसे जो अदर फॉर्म ऑफ एसोसिएशन है, जैसे जॉइंट स्टॉक है, क्लब है, ह्यूमन अनडिवाइडेड फैमिली है, को ओनरशिप है, एसोसिएशन है, कितने प्रकार के टाइप ऑफ पार्टनर होते हैं। तो अब हम इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आता आएगा। तो अब चलते हैं, जैसा कि जो हमारा पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म के बारे में है वो सेक्शन 4 में दिया गया है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप बेसिकली रिलेशन है बिटवीन अ पर्सन। ये एक तरह के रिलेशन है, ये प्रकार के संबंध है किसके बीच में? पर्सन के बीच में। कौन से पर्सन? हुआ एग्री टू शेयर अ प्रॉफिट, जो लोग उससे प्रॉफिट में अपना शेयर लेना चाहते हैं या बिजनेस कैरीड करना चाहते हैं। ऑन बाई ऑल, सारे लोग मिलकर, एनी ऑफ देम एंड एक्टिंग फॉर ऑफ, ये जितने लोग हैं इनमें से सारे लोग एक प्रॉफिट शेयरिंग के तहत एक बिजनेस को कैरीड करना चाहते हैं। और ये पार्टनरशिप एक रिलेशन है दो लोगों के बीच का, या दो से ज़्यादा लोगों के बीच का, जिनका मेन मकसद होता है प्रॉफिट शेयरिंग करना और बिजनेस को सुचारू रूप से आगे चलाए रहना। और ये लोग सब लोग एक दूसरे के लिए मिलकर काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। पर्सन हु हैव इंटर इनटू पार्टनरशिप, जब पार्टनर इन पार्टनरशिप में इंटर होते हैं एक दूसरे के साथ, तो जब वो इंडिविजुअल जो लोग होते हैं उनको पार्टनर बोलते हैं, और जो ये सारे लोग होते हैं इनको हम फर्म बोलते हैं, कलेक्टिव कॉल्ड फर्म। एंड नेम अंडर विच बिजनेस, और जिस नाम से बिजनेस चलाई जाती है उसको बोलते हैं फर्म नेम। जैसे कि लोग अपना अपना फर्म नेम बना लेते हैं, फलाने स्नैक टेक्सटाइल कंपनी, अब तो बहुत सारी हैं, एक्सपोर्ट कंपनियां हो गई, टाटा ट्रांसपोर्ट, इस तरह के जो पार्टनरशिप में लोग काम करते हैं वो अपना अपना कर देते हैं। एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की क्या क्या विशेष जो तत्व होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पार्टनरशिप एसोसिएशन ऑफ टू या मोर पर्सन, जो पार्टनरशिप होता है वो दो लोगों का एक संघ का एसोसिएशन, मतलब एक संघ, इसमें एक दो या दो से ज़्यादा ही लोग होंगे। एक लोग कभी पार्टनरशिप नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल होगा, और इंडिविजुअल पार्टनरशिप कभी नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टनरशिप में जो जरूरी मुख्य बात है कि दो या दो से ज़्यादा लोग तो होने ही चाहिए। द ट्रू पार्टनरशिप मस्ट बी रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, और पार्टनरशिप आप तभी करेंगे जब एग्रीमेंट आपके बीच में होगा, जो पर्सन के साथ आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं। आप अगर रोज दिनचर्या के अपने लाइफ में देखें तो जब आप कोई भी काम पार्टनरशिप में करते हैं तो सबसे पहले आप उससे मिलते हैं, उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं, किस चीज़ का बिजनेस करना है उसकी भी बात करते हैं, और ये बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए करते हैं। मतलब कि अगर आप मान लीजिए अपने प्राइवेट लेवल पे देखें तो मान लीजिए आप जैसे ए हो गए, अगला बंदा बी हो गया, उसके साथ आपने पार्टनरशिप की बात की, चलो इलेक्ट्रिक की दुकान पार्टनरशिप में खोलते हैं। तो उस सेंस में क्या होगा, सबसे पहले तो आप उससे मिलेंगे, उसके साथ एग्रीमेंट करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, दुकान खोलेंगे, मतलब आप जो आपका बिजनेस उसको आप कैरी करेंगे, मतलब आगे बढ़ाएंगे, कैरी ऑन करते रहेंगे। तो ये कुछ एसेंशियल हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। द एग्रीमेंट भी, और इसमें से जो भी प्रॉफिट आएगा, मान लीजिए आप ए थे, बी थे, आपने इलेक्ट्रिक का बिजनेस किया, उसमें से आपको जो भी इनकम होगी वो जो जितनी कैपिटल लगाएगा उसमें आप अपने हिसाब से बांट देगा। मान लीजिए कि आपने 6,000 लगाया, अगले ने 20,000 लगाया, तो जो जितना शेयर कैपिटल पे लगाएगा उसी हिसाब से उनका प्रॉफिट रेशियो, अगर उसका प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया है तो जो पार्टनरशिप में डीड में डिसाइड किया गया होगा उसके आधार पे होगा।
तो ये कुछ चीज़ें हैं। द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन, और ये बिजनेस सारे लोग करेंगे, कैरीड ऑन बाई ऑल, सारे लोगों को, जैसे दो पार्टनर तो दोनों लोग मिलकर काम करेंगे सबके लिए, इसमें कोई इंडिविजुअल शेयर किसी का नहीं होगा। ये पार्टनरशिप फर्म के लिए काम करेंगे, इसलिए ये कैरीड ऑन बाई ऑल होगा। सो अब हम इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि now we will have to discuss the aforesaid element one by one. The association of two या more person, जैसा कि हमको पता है एसोसिएशन दो या दो लोगों का होना चाहिए, तो पार्टनरशिप में एसोसिएशन दो या दो मोर लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। अगेन जैसा कि आपको पता है, ओनली पर्सन रिकॉग्नाइज बाई लॉ, मतलब यही चीज़ है कि जो ये पर्सन है वो लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज होने चाहिए। इसमें लॉ में कब रिकॉग्नाइज होगा, जब उसमें एग्रीमेंट होगा पार्टनरशिप, और ये लीगली तौर पर सही होगा। ऐसा नहीं कि कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए डरा धमका के जरिए आप पार्टनरशिप करने लगे। लॉ की नज़र में ऐसा काम होना चाहिए जिससे ये लॉ को ये लगे, मतलब कानून की नज़र में लगे कि आप ये वैलिड काम कर रहे हैं, ये ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें ये अब पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध नहीं है, मतलब ये अपोज नहीं कर रहा है पब्लिक पॉलिसी को, ये लॉ को सपोर्ट कर रहा है, लॉ लॉ के बिल्कुल हिसाब से चल रहा है। तो इस वजह से जब पार्टनरशिप कोई होगी तो वो लीगली तौर पे होनी चाहिए, अनलीगल या इथिकल नहीं होना चाहिए। देयरफॉर अ फर्म सिंस इट इज नॉट अ पर्सन बिकॉज बाई लॉ कैन नॉट बी पार्टनर, जो पर्सन लॉ की नज़र में रिकॉग्नाइज नहीं होगी वो पार्टनर नहीं हो सकती है, जैसा कि मैं अभी आपको बताया। अगेन अ माइनर कैन नॉट बी पार्टनर, इसीलिए माइनर पार्टनर नहीं हो सकता है फर्म का। क्यों? क्योंकि लॉ मानता है कि माइनर अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं है पार्टनरशिप करने के लिए, मतलब अभी उसकी एज कम है, वो उतना परिपक्व नहीं है, इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है उसके पास, इस वजह से उसको हम पार्टनर्स नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो और पार्टनर हैं उनकी कंसर्न से अगर कुछ बेनिफिट होता है तो वो हम जरूर उस माइनर को दे सकते हैं। द पार्टनर्स इज साइलेंट अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, कुछ चीज़ों पे जो पार्टनरशिप एक्ट है वो साइलेंट है, जैसे कि कितने लोग होंगे पार्टनरशिप में, मैक्सिमम नंबर कितना होगा। तो सेक्शन 464 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 ये बताता है कि जो मैक्सिमम लिमिट होगी पार्टनरशिप की वो 50 पार्टनर हो सकते हैं इन एनी एसोसिएशन एंड पार्टनरशिप फर्म, वो या कोई संघ हो सकता है या कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। दूसरा एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हम आपको बताएंगे, इट में बी ऑब्जर्व दैट पार्टनरशिप मस्ट बी रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, वही है कि जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि ये रिजल्ट होगा एग्रीमेंट का, जिसमें एग्रीमेंट होगा दो या दो लोगों के बीच में किसी भी चीज़ को लेकर, या वो बिजनेस करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने टेक्सटाइल का बिजनेस उठाया पार्टनरशिप में, तो उसके लिए आप एग्रीमेंट करेंगे कि हाँ हम पार्टनरशिप में ये टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे हैं, तो कितना हमारा प्रॉफिट शेयर है, कितनी हम कैपिटल लगाएंगे, कब तक ये काम होगा, तो एक एग्रीमेंट बन जाएगा उस पर। देयर मस्ट बी एग्रीमेंट इंटर बाई ऑल पर्सन कंसर्न, और जितने लोग भी इस पार्टनर होंगे उस फर्म के, ये सारे पर्सन जो उस पर काम कर रहे हैं उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उनके कंसर्न के हिसाब से होगा, मतलब उनकी सहमति के हिसाब से होगा। दिस एलिमेंट रिलेट टू द वायलेंट्री कंटेक्चुअल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, इसीलिए ये वायलेंट्री कंटेक्चुअल नेचर ऑफ पार्टनर है, इसमें इनवायलेंट्री नहीं, अपनी स्वेच्छा से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है पार्टनरशिप के लिए कि हम पार्टनरशिप में काम करेंगे मिलके। था सर नेचर ऑफ पार्टनरशिप वायलेंट्री, इसीलिए जो पार्टनरशिप है वो वायलेंट्री एंड कंटेक्चुअल इन नेचर है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। एन एग्रीमेंट फ्रॉम विच रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप राइज में बी एक्सप्रेस, ये जो पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, मतलब रिटन में भी हो सकता है। इट में भी इम्प्लाइड, मतलब इम्प्लाइड का मतलब ये इशारों में भी बताया जा सकता है, स्वीकृति भी दी जा सकती है, सरकमस्टेंसेस के हिसाब से भी हो सकता है। तो ये एग्रीमेंट दो प्रकार से जनरली एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होता है, जो पार्टनर के बीच में जो भी एक्ट होना है, कंसिस्टेंट कोर्स ऑफ एक्शन बीइंग फॉलोड शोइंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों लोगों के बीच म्यूचुअल सहमति होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कि ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी, राइटिंग में भी हो सकता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब दोनों उस चीज़ को समझ रहे हैं एग्रीमेंट को कि हाँ इस चीज़ के बारे में एग्रीमेंट है, दोनों में आपसी सहमति होनी चाहिए।
दोनों जो काम कर रहे हैं उनके बारे में उनको पूरे टर्म एंड कंडीशन पता होना चाहिए एग्रीमेंट के। तो ये है जनरली इसका मतलब। बिजनेस, इन दिस कंसेप्ट वी विल कंसीडर टू प्रोपोजिशन, इसमें हम दो प्रोपोजिशन की बात करेंगे। पहला तो हम ये करेंगे कि जो देयर मस्ट बी एग्जिस्ट बिजनेस, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि जो बिजनेस होगा उसमें लगातार चलता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ दिन के लिए आए, कोई चीज़ खरीदा बेचा, अपना प्रॉफिट बांट लिया, इसके बाद बंद कर दिया। ये एग्जिस्ट करना चाहिए बिजनेस। फॉर द पर्पज ऑफ टर्म बिजनेस इंक्लूड, बिजनेस में सब वो सारी चीज़ आएंगे। एवरी ट्रेड, जैसे आप कोई ट्रेड करते हैं, कोई ऑक्यूपेशन है आपका, कोई प्रोफेशन है मान लीजिए, तो ये बिजनेस में आ जाएगी। जैसे प्रोफेशन में आप लॉयर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं। ऑक्यूपेशन में जैसे आप एग्रीकल्चर का कोई काम कर रहे हैं, आप बढ़ई हैं, इस तरह के। ट्रेड में, ट्रेड में बाइंग सेलिंग का कोई काम है। द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इसेंशियल, इसीलिए जो एग्जिस्टेंस है वो, जो एग्जिस्टेंस है जो अभी प्रेजेंट समय में एग्जिस्ट कर रही है वो बिजनेस इसेंशियल, मतलब वो एग्जिस्टेंस होना चाहिए बिजनेस की चलने के लिए। सेकेंडली द मोटिव ऑफ बिजनेस इक्वाइजेशन ऑफ गेन, और दूसरा ये चीज़ होना चाहिए कि भाई आप ही अगर पार्टनरशिप करेंगे तो आप घाटे के लिए तो कोई काम करेंगे ना, आप फायदे के लिए करेंगे। इसीलिए कि इसमें कहा है कि इक्वाइजेशन ऑफ गेन, मतलब आप उससे कुछ इक्वाइजेशन करेंगे, कुछ अपने लिए अर्न करने की सोचेंगे। जो गेन है, जो आपको फ़ायदा है, वो उससे एक्वायर करेंगे अपने लिए। इसलिए बिजनेस में दो चीज़ें हैं कि ये चलनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये लाभ के लिए होना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, जिससे हम फार्मेशन करेंगे पार्टनरशिप। देयर फोर देयर कैन बी नो पार्टनरशिप, वहाँ पे कोई पार्टनरशिप नहीं होगी जहाँ इंटेंशन ही नहीं होगा बिजनेस को चलाने का। क्यों? सही बात है, आप पार्टनरशिप क्यों करेंगे? पार्टनरशिप तो आप करेंगे कि इसमें कुछ पैसा कमाया जाए, कुछ प्रॉफिट हमको मिले। अगर वो बिजनेस ही आप बंद कर देंगे तो आपको कहाँ से उसमें प्रॉफिट होगा? वो जितने लगाए थे उतने ही मिल जाएंगे, इसके बाद ख़त्म। इस वजह से इसकी दो इसेंशियल कंडीशन है कि एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए और एक्वाइजेशन ऑफ गेन होना चाहिए। तो एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है पार्टनरशिप की, वो ये होती है कि एग्रीमेंट हमेशा आप शेयर प्रॉफिट के लिए ही काम करें। भाई आप अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट के लिए ही तो काम करेंगे। अगर आपको पार्टनरशिप नहीं करना होता तो आप अकेले भी तो ये काम कर लेते, लेकिन आपको अकेले में इतना प्रॉफिट ना हो पाता। क्यों ना हो पाता? क्योंकि आपके पास ना तो इतनी कैपिटल होती, ना को आपके इतने रिसोर्स होते, ना आपके पास इतना मैनेजमेंट होता, ना आपके पास एक एक्सपर्टाइज स्किल। आप जब बहुत सारे लोग मिलकर काम करते कोऑपरेशन में, तो ज़्यादा रिसोर्स, ज़्यादा कैपिटल होती है, और दूसरी बात जो आइडिया हैं उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन होता, जिससे कि क्या होता, जब आइडिया आपस में, जो हमारे आइडिया हैं, आइडियोलॉजी, उसमें काफ़ी चीज़ें अलग अलग लोगों से मिलती तो बहुत सारी नई चीज़ें निकल के आती जो हमारे इनोवेशन और इन सारी चीज़ों को, हमारे बिजनेस को ग्रोथ करती। इस वजह से हम जो मेन मकसद है कि हम शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए ही पार्टनरशिप करते हैं, नहीं तो हम अकेले भी ये काम कर सकते थे। तो इस वजह से जो मेन इंग्रेडिएंट है कि हम प्रॉफिट के लिए ही पार्टनरशिप में घुसते हैं। देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर ओनली वन पार्टनर इज होल ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इज पार्टनर मस्ट एग्री टू शेयर। इसीलिए एक आदमी जो होगा वो पूरा प्रॉफिट नहीं लेगा, क्योंकि सब लोगों ने कैपिटल लगाई है तो सबका हक बनता है। पार्टनरशिप मस्ट एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन एनी मैनर दे चूज। पार्टनर मस्ट एग्री, पार्टनर आपस में सहमति बना लेंगे कि उनको कितना प्रॉफिट चाहिए, वो माइनर दे चूज, जैसा उनके उस पर डीड पे होगा या जैसी उन लोगों के बीच में बातचीत हो जाएगी उसी हिसाब से उसको सेटल कर लेंगे। एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेज इन लॉस, जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट शेयर ऑफ लॉसेज, अगर लॉस हो रहा है तो वो इसेंशियल है कि सब लोग लॉस भरेंगे। इट इज ओपन टू वन और मोर पार्टनर टू शेयर ऑल लॉसेज। इट इज ओपन टू वन और मोर पार्टनर, ये ओपन है वन और मोर पार्टनर को भी वो एग्री करें अगर वो लास्ट में भी सहयोग करना चाहते हैं तो। हाउ एवर इवेंट ऑफ लॉसेज अनलेस एग्रीड, अगर पहले से एक एग्रीड नहीं है, मतलब पहले से इनकी बात नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है लॉस के बारे में, तो फिर हम इसके लिए उनको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते। हाउ एवर इन इवेंट ऑफ अगर राइट देयर मस्ट बी वन इन प्रॉफिट शेयरिंग, जनरली हम एक जो बात होती है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की भी बात होती है। हालांकि अगर एग्रीड हैं तो हम लास्ट में भी
लोग बराबर बराबर शेयर लास्ट का भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये पार्टनरशिप के उनके आपस के कंसर्न के हिसाब से डिसाइड होगी। जैसा कि एग्जाम्पल में देखें, को ओनर हु शेयर एमंग देमसेल्फ द रेंट ड्राइव फ्रॉम द पीस ऑफ लैंड। एक को ओनर है जिसने क्या किया, शेयर खुद से लिया रेंट में, एक लैंड को खुद से रेंट में लिया, तो वो पार्टनर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। वो ओनर है, उसने लैंड खरीदा, इसके बाद उसको रेंट पे खुद ही दे दिया, तो उसमें कहाँ से पार्टनरशिप होगा? क्योंकि वो दूसरी बात, कोई बिजनेस लगातार नहीं चल रहा है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा, रेंट में दे दिया, इसके बाद तो कहाँ से उस पे पार्टनरशिप के अंदर आएगा? तो को ओनर उस अमंग देमसेल्फ खुद अकेले ही वो उसको रेंट, जो अपना लैंड है उसको रेंट में दे रहा है, तो वो खुद से कहाँ पैसा कमा पाएगा? वो पार्टनरशिप के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो अकेले ये काम कर रहा है। जबकि पार्टनरशिप की कंडीशन है कि दो लोग होने चाहिए। और दूसरी बात है, बिजनेस एग्जिस्ट करते रहना चाहिए। यहाँ कोई बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो अकेले इस काम को करा है, रेंट पे दे दिया है, तो इसमें उसको कम सा प्रॉफिट मिलने वाला है। जब बहुत सारे लोग मिल के काम करेंगे तब उसमें प्रॉफिट होगा ना। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। नो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन क्लब में बी प्लॉटेड इन पार्टनरशिप। कोई भी चैरिटेबल इंस्ट्रूमेंट और क्लब पार्टनरशिप के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि ये हमेशा चैरिटी के पर्पज से दिए जाते हैं। इनमें कोई इकोनॉमिक पर्पज नहीं है। मतलब अब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए आप दान दे रहे हैं या क्लब में, तो इसमें से आपको कुछ फ़ायदा होने वाला थोड़े ही है। ये नॉन इकोनॉमिक पर्पज के लिए। इकोनॉमिक पर्पज वो होते हैं जिससे हम कुछ पैसा अर्न करने की सोचते हैं, प्रॉफिट कमाने की सोचते हैं। ये जनरली रिलीजियस इन नेचर होते हैं, ये नॉन इकोनॉमिक पर्पज होते हैं। नॉन इकोनॉमिक पर्पज वो होते हैं जिसमें हम पैसे नॉन इकोनॉमिक पर्पज वो पर्पज होते हैं जिसमें हम पैसे की बात नहीं करते हैं। इसमें जो हमारा इकोनॉमिक पर्पज होता है वो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं। नॉन इकोनॉमिक पर्पज हम पैसे के लिए नहीं करते हैं, जनरली चैरिटी के लिए करते हैं। इस तरह से दान के लिए, डोनेशन के लिए, इस तरह के, इस वजह से जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और क्लब हैं वो नॉन इकोनॉमिक पर्पज में आ जाएंगे। इस वजह से वो पार्टनरशिप के अंदर नहीं आएंगे। एक्स एंड वाई सर्टेन। तीसरा एग्जाम्पल है कि एक्स और वाई ने एक बेल ऑफ कॉटन खरीदा, विच दे एग्रीड टू शेयर। जहाँ उन दोनों ने एग्रीमेंट हुआ कि वो सेल करेंगे ज्वाइंट अकाउंट से, शेयर द प्रॉफिट इक्वली। मतलब उन्होंने कहा कि हम एक और वाई हैं, उन्होंने एक कॉटन का बिजनेस के बारे में कुछ चीज़ें खरीदी और उन्होंने आपस में ये बात की कि हम इसको आपस में बेचेंगे ज्वाइंट अकाउंट से, और जो पैसा होगा हम इक्वली बांट लेंगे। तो ये एक प्राइवेट पार्टनर के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो इसमें एग्रीमेंट है दोनों के बीच, इसमें दो लोग हैं, और पार्टनरशिप की पहली एसेंशियल कंडीशन है कि दो लोग या दो लोग से ज़्यादा। तीसरी बात है कि ये लोग एक्टिंग फॉर ऑल, सब लोग आपस में मिल के एक ही काम के लिए कर रहे हैं। चौथी बात ये है कि इसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, तो प्रॉफिट को भी शेयर कर रहे हैं। इसलिए जब सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो ये पार्टनरशिप के अंदर आ जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पांचवा इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। द बिजनेस ऑन बाई ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस कैरीड बाई ऑल। बिजनेस, जो भी बिजनेस चलेगा, मान लीजिए पार्टनरशिप का बिजनेस टेक्सटाइल का चल रहा है, तो वो सारे लोग उसको कैरीड कर रहे हैं। जितने पार्टनरशिप है उसी बिजनेस के लिए तो लगे हैं, वो कुछ अपने लिए थोड़े करें। वो एक ग्रुप में मिल के काम कर रहे हैं, और जब ग्रुप में कोई प्रॉफिट होगा उस पार्टनरशिप फर्म का, तो उसमें सब लोगों का अधिकार होगा शेयर लेने के लिए। तो ये बात कही गई है। द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाई ऑल पार्टनर बाई एनी वन और मोर ऑफ पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। दिस इज कार्डिनल प्रिंसिपल। इसीलिए कार्डिनल प्रिंसिपल, कार्डिनल मतलब मित्रवतक सिद्धांत है। मित्रता के बेसिस पे कि इन लोगों का एक कार्डिनल रिलेशनशिप, सद्भाव टाइप का है एक पार्टनरशिप लॉ के ऊपर, कि ये लोग आपस में एक ट्रस्ट के लिए, म्यूचुअल ट्रस्ट के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इनके अंदर कोई ऐसी अनइंटेंशनल चीज़ नहीं है, इंटेंशनली ये इनका मेन मकसद ही है
बिजनेस को ट्रस्ट पैदा करना, कॉन्फिडेंस बना के रखना और प्रॉफिट शेयरिंग बराबर की हिस्सेदारी निभाना। इसीलिए इनके बीच में एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, म्यूचुअल एजेंसी है। म्यूचुअल एजेंसी एजेंसी है पार्टनर की, इसमें आपसी म्यूचुअल एजेंसी है पार्टनर की, मतलब ये लोग म्यूचुअल, दो लोग म्यूचुअल तरीके से काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी पार्टनर है वो म्यूचुअली उस काम को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सारे उस काम को आगे ले जाके कि ये बिजनेस कैरीड आउट होता रहे, जिससे जो हमारा पार्टनरशिप है वो फ्लरिश होता रहे और हमें उससे प्रॉफिट अर्न होता रहे। इसलिए ये म्यूचुअल एजेंसी है। एजेंसी क्या होती है? जब बहुत ज़्यादा बड़ा काम हो जाता है, जब एक आदमी उस काम को नहीं संभाल पाता है, तो वो काम छोटे छोटे टुकड़ों में कई कई अथॉरिटियों के या कई कई लोगों के बीच बांट दिया जाता है। मान लीजिए जैसा कि कंस्ट्रक्शन का काम है, मान लीजिए अब आपको रोड बनवाना है, तो रोड बनवाने के लिए अब उसमें कई पार्टियां हैं। एक पार्टी है जो रोड बनवाने के लिए कि उसमें एक ठेकेदार होगा, फिर उसका एक एजेंट होगा। जब ठेकेदार कहेगा कि यहाँ से जाके मोरम लानी है, यहाँ से जाके तुमको गिट्टी लानी है, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? जो ठेकेदार है वो पैसा देगा, जो उसका एजेंट है वो ये सारे काम देगा, और जो एजेंट है वो सब एजेंट को छोटी मोटी ड्यूटी दे देगा कि ये इनसे भरवाना है, इनको इतना पेमेंट करना है, इसके बाद ये ट्रक वाले को कितना देना है, फिर ये माल कहाँ पहुँचाना है और किससे कितना पैसा लेना है। तो ये एक लोगों का काम नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो जब बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं किसी एसोसिएशन में या किसी फर्म में, तो वो एजेंसी का रूप होता है। एजेंसी सबसे बड़े बड़े बिजनेसों को डील करने के लिए होती हैं। जैसे कि बहुत सारी एजेंसियां होती हैं, उसमें बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं और हर लोगों का काम अलग अलग बटा होता है, जिसमें एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है उसका, जिसको हम बोलते हैं एजेंट। प्रिंसिपल वो होता है जिसके अंडर में सारा कारोबार होता है और वो उसमें से कुछ कारोबार को अपने सब डिलीगेट कर देता है, अपनी अपनी अथॉरिटी को किसी दूसरे आदमी से कुछ काम कराने के लिए ट्रांसफ़र कर देता है, तब वो एजेंसी के अंदर आता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं हम अपने अगले कुछ टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ट्रूथ स्टाफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को हम कैसे समझें कि ये जो हमारी पार्टनरशिप है ये सही है, या इसमें क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे हमें ये लगे कि नहीं हमारी पार्टनरशिप का जो टेस्ट है वो सही है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि सेक्शन 6 कहता है, मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टिंग ऑफ पार्टनरशिप, कि जो हमारी पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस है वो कैसे डिटरमाइन होगा, उसके लिए क्या मोड है, क्या तरीके हैं। इन डिटरमाइन वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज फर्म और वेदर पर्सन इज पार्टनर इन द फर्म, कैसे हम ये डिटरमाइन करेंगे कि ये जो ग्रुप ऑफ पर्सन है, जो ये लोग काम कर रहे हैं, ये फर्म का पार्ट हैं कि नहीं है, या ये पार्टनर हैं फर्म में कि नहीं है। इसके लिए रिगार्ड शैल बी हैड टू बी अ रियल रिलेशन। इस रिगार्ड को समझने के लिए सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि रियल रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन द पार्टी। मान लीजिए कि दो लोग पार्टनर हैं, तो दो लोगों के जो पार्टनर हैं उनके बीच में किस तरह की रिलेशन है, ये रिलेशन रियल होना चाहिए, अनरियल नहीं होना चाहिए, अनबायस नहीं होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, अनबायस होनी चाहिए। मतलब इसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, दोनों की इंटेंशन सेम होनी चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि फ्रीली कंसेंट होनी चाहिए जिस काम को कर रहे हैं। तो कुछ रिलेवेंट फैक्टर हैं या कुछ रिलेवेंट फैक्ट हैं जिनकी मदद से हम ये जान पाएंगे कि ये अगर पार्टनरशिप को एग्जिस्टेंस पार्टनरशिप की समझनी है तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा जिससे हमारी पार्टनरशिप का जो टेस्ट है वो सही ट्रू साबित हो। तो सबसे पहले तो एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट पार्टनर के कंसर्न के साथ होना चाहिए, ये नहीं कि दो लोग पार्टनरशिप में, दो लोगों को एग्रीमेंट के बारे में पता है कि हम ये काम करने वाले हैं, एग्रीमेंट तीसरे को पता ही नहीं है, तो फिर ये एग्रीमेंट पूरी तरह से रियल नहीं होगा, वो उसके लिए अनरियल होगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है। ये आइडियलिज्म वाली बात हो जाएगी कि उसको दी नहीं है फिर भी वो उस पर जी रहा है, आइडिया लगा रहा है। द एग्रीमेंट वाज शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। दूसरी बात है कि
प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस की बात होनी चाहिए। मतलब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, आप किसको कितना चाहिए, किसने कितनी कैपिटल लगाई है, इसके हिसाब से ये कुछ चीज़ें। और कैरीड ऑन बाई ऑल एंड एक्टिंग ऑफ देम, सारे लोग मिलकर उस काम को कर रहे हैं। उनको कोई भी लोग, उनका मेन मकसद बिजनेस को एग्जिस्ट करना, एग्जिस्टेंस में लाना, उसको लगातार चलाते रहना, सारे लोग उस फर्म के लिए काम करना, एक्टिंग फॉर ऑल, सारे लोग एक दूसरे के लिए काम करेंगे। तो जब ये तीन चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी तो वो हमारे समझ में आ जाएगा कि हमारी पार्टनरशिप सही जगह पे जा रही है। तो थोड़ा थोड़ा डिटेल में इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप हमेशा एग्रीमेंट के द्वारा ही क्रिएट होती है, क्योंकि ये आपस में जो रिलेशन होती है वो एग्रीमेंट के जरिए ही पार्टनर के बीच में बनती है। ये कोई स्टेटस से नहीं मिल जाता है। स्टेटस क्या होता है? स्टेटस को हम समझते हैं कि जैसे स्टेटस क्या होता है कि ये हमको अपने जन्मजाति चीज़ों से मिल जाता है। जैसे कि हम जिस घर में पैदा हो गए तो हमारा स्टेटस है कि हम अगर डॉक्टर के घर में पैदा हुए तो हम डॉक्टर के स्टेटस के हिसाब से, या हम अगर एग्रीकल्चर फार्मिंग उस पे पैदा हुए तो हमारा स्टेटस है कि हम एग्रीकल्चर फार्मर फार्मर के यहाँ से हैं। या हम कोई और मेडिकल क्षेत्र में आए तो अगर हम कुछ हमने कुछ अचीव कर लिया तो उसमें हमारा स्टेटस लग जाएगा कि हम मान लो अगर डॉक्टर बन गए तो डॉक्टर का स्टेटस लग गया, लॉयर बन गए तो लॉयर का स्टेटस लग गया। अगर हम कोई बड़ा बिजनेस कर ले गए तो हम उसमें बिजनेसमैन का स्टेटस। तो ये स्टेटस आदमी दो प्रकार के स्टेटस होते हैं, एक स्क्राइब स्टेटस होता है, एक अचीव स्टेटस होता है। स्क्राइब स्टेटस वो स्टेटस होता है जो हमें अपनी फैमिली से इनहेरिडिटली मिलता है, मतलब नीचे से चला आ रहा है, हमारे पूर्वज जो काम कर रहे हैं वही हमको मिला। जैसे कि हम अगर मान लीजिए किसान के घर में पैदा हुए तो हमारे पास स्टेटस क्या है कि हमारे पास किसानी का स्टेटस। दूसरा कि अचीव स्टेटस वो होते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी आप इस किसान है, आपने कुछ बड़ा मेहनत करा या कुछ कर लिया, अच्छा कर लिया, तो क्या हुआ धीरे धीरे आपका जो स्टेटस है वो आपने अचीव कर लिया। अब अचीव कैसे किया? मेहनत से अचीव करा, या आपका कोई ऐसा सहयोग मिलता गया, या आपको ऐसे लोग मिलते गए जिसके जरिए जो आपका मोड ऑफ ऑक्यूपेशन है उसको आपने चेंज कर दिया। तो वो होता है आपका अचीव स्टेटस। जो आप अपनी खून पसीने की कमाई से या मेहनत से जो चीज़ अर्न करते हैं वो आपके अचीव स्टेटस में जुड़ जाती है। तो पार्टनरशिप जनरली ये स्टेटस नहीं है, क्योंकि स्टेटस तो हमें घर से मिलता है या हमारे इनहेरिडिटी मिलता है। पार्टनरशिप थोड़े इनहेरिडिटी चली आ रही है, तो हम आपस में एग्रीमेंट करा बना रहे हैं, आपस में सहमति हमारी कंसर्न है पार्टी के साथ, तब इसीलिए पार्टनरशिप हमेशा एग्रीमेंट होता है, स्टेटस नहीं होता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को एग्रीमेंट और स्टेटस के बारे में लिटिल बिट डिफरेंस समझ में आया होगा, जो कि सेक्शन 5 में दिया गया है। द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कंट्रैक्ट। वही बात है कि रिलेशन हमेशा पार्टनरशिप की कंट्रैक्ट से अराइज होगी। क्यों? क्योंकि भाई जो रिलेशन है पार्टनरशिप की उसका, हम किसी को ऐसे थोड़े जानते थे कि कोई अनजान आदमी आ जाए और हम उसके साथ बताने लगें कि नहीं ये हमारी इससे पार्टनरशिप के लिए हम पहले उस आदमी को जानेंगे, परखेंगे, उससे मिलेंगे, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, भैया हम तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उसको प्रपोजल देंगे, वो एक्सेप्ट करेगा, इसके बाद हमारा एग्रीमेंट होगा, जब एग्रीमेंट होगा फिर कंसीडरेशन करेंगे, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इस वजह से जो पार्टनरशिप होती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम दूसरे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हमारा कोई स्टेटस नहीं है। स्टेटस नहीं है कि हम उसको जाके सीधे कह दें कि नहीं हाँ तुम ये हमारे स्टेटस हो गया पार्टनरशिप। स्टेटस इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्टेटस हमें घर से मिलता है या हम अचीव करते हैं। पार्टनरशिप अचीव थोड़े की जाती है, पार्टनरशिप तो एग्रीमेंट के जरिए बनाई जाती है या कॉन्ट्रैक्ट करके बनाई जाती है, पार्टी के कंसर्न से बनाई जाती है। इसलिए तो अब मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इन पर्टिकुलर द मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक पार्टनरशिप है, क्यों पार्टनरशिप नहीं है? वो इस वजह से अनडिवाइडेड फैमिली पार्टनरशिप उसमें नहीं आएगी, क्योंकि वो हमको जो हिंदू रीति रिवाज, हाँ ये जो हो वो एक स्टेटस है, वो हमको
जैसे कि हम जिस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में पैदा हुए, तो जब हम पैदा हुए तो उसमें हमारा सक्सेशन का भी अधिकार आ गया, उत्तराधिकार। जैसे ही हमारे कोई, जैसे ही हमारे घर की कोई जैसे हमारे पूर्वजों की डेथ होती है, या हमारे घर में जैसे ही लोग धीरे धीरे उनका डेथ होता है, तो जो उत्तराधिकार की, अब इस प्रॉपर्टी का कौन मालिक होगा, वो सबसे पहले बड़े इल्डेस्ट लड़के के पास आता है। तो यही चीज है कि उसको बोलते हैं रूल ऑफ प्रोमोजिनीचर। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें हमेशा स्टेटस से मिलते हैं, इनहेरिडिटरी हम इनको ले ही रहे हैं। हमने इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा, ना किसी आदमी से मिले जाके, हमारे घर में था हमने उठा लिया। जो चीज़ हमारे घर से ही हमें मिल जाती है, हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो स्क्राइब स्टेटस हो जाता है। तो इस वजह से जो सक्सेशन का रूल है या एडाप्शन की चीज़ें हैं, इसमें हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट थोड़े ही करते हैं, हमें मिल जाता है घर ही से। तो इस वजह से ये हमें स्टेटस के अंदर आता है। एंड हमीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग बिजनेस पार्टनर बिजनेस, इसीलिए जो बुद्धिस्ट हस्बैंड और वाइफ है वो बिजनेस कर रहे हैं, वो पार्टनर नहीं है। क्यों पार्टनर नहीं? क्योंकि भाई वो घर ही के हैं, उनके डोमेस्टिक रिलेशन है, उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट तो करा नहीं है, आपसी दोनों लोग की बात है। इस वजह से वो पार्टनरशिप के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि वो दोनों स्टेटस जो उनका एक है वो हस्बैंड वाइफ का है, और वो कैसा स्टेटस है, डोमेस्टिकली स्टेटस है। और दूसरी बात है कि वो एग्रीमेंट नहीं हुआ उन दोनों के बीच, उनका बिजनेस करना है भैया, कर लिया, दूसरे लोगों से मिले नहीं जाके, ना उनसे कोई एग्रीमेंट, ना प्रपोजल, ना कुछ हुआ। तो इस वजह से ये कुछ चीज़ें हैं जो स्टेटस के अंदर आ जाती हैं। जैसे कि कुछ सिंधु सक्सेशन एक्ट का में एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, वो स्टेटस के अंदर आ जाता है। प्रॉपर्टी लोगों को जैसे ही होती है वो उनके घर वालों को मिल जाती है, इनहेरिटेंस में उनका कुछ आ जाता है। इस तरह की चीज़ें हैं, वो जनरली हमें स्टेटस से ही मिलती है, उनमें कोई एग्रीमेंट नहीं करना पड़ता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं। पार्टनरशिप जनरली हम लोग करते ही हैं कि हमें उससे कुछ प्रॉफिट अर्न करना है। द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड ग्रॉस रिटर्निंग राइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी बाय पर्सन होल्डिंग ज्वाइंट कॉमन प्रॉफिट डज नॉट मेक सच पर्सन पार्टनर। अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट या ग्रॉस रिटर्न राइजिंग, या कोई प्रॉफिट आप शेयर कर रहे हैं, या कुछ किसी प्रॉपर्टी से आपको कुछ रिटर्न में मिल रहा है, जो पर्सन उस प्रॉपर्टी को होल्ड करे है, या ज्वाइंटली या कॉमन इंटरेस्ट है उसका उस प्रॉपर्टी में, तो वो उस डज नॉट स्टिल मेक सच पर्सन पार्टनर, वो उसको पार्टनर नहीं बनाएगा, या वो पार्टनर के अंदर में नहीं आएगा। जो लोग किसी प्रॉपर्टी को कॉमनली होल्ड करें, या उससे उनको कुछ ग्रास मिल रहा है तो प्रॉपर्टी से, तो वो पार्टनरशिप के लिए क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई ये जनरली इस वजह से नहीं होगा क्योंकि इनमें इनको कोई प्रॉफिट, इनकी बिजनेस लगातार एग्जिस्टेंस में नहीं चल रही है, और दूसरी बात इनको कोई प्रॉफिट प्रॉफिट ज़्यादा उससे नहीं अर्न हो पा रहा है। उनके बीच में एग्रीमेंट भी नहीं है, जो लीगली तौर पे एक पार्टनरशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। तो द रिसिप्ट बाई पर्सन टू शेयर अ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, अ पेमेंट कंटीजेंट अपॉन अर्निंग अ प्रॉफिट, वेयरिंग प्रॉफिट अर्न बाई बिजनेस डज नॉट मेक हिम अ पार्टनर विथ person carrying business, and particular receipts of share of payment by lender of money to person engage about engage any business। वही है कि बहुत सारे लोग होते हैं, अगर वो बिजनेस में जुड़े हैं या उनको उससे कुछ पैसा मिल रहा होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी पार्टनर बन जाए। बहुत सारे, जैसे कि आपका सर्वेंट है या आपका एजेंट है, आप उसको अपने पार्टनरशिप से कुछ पैसा दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि वो पार्टनरशिप बन गया। क्यों? क्यों वो पार्टनरशिप के अंदर नहीं है? क्योंकि उसका एग्रीमेंट नहीं हुआ है। वो कब शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपनी कैपिटल नहीं लगाया, उसकी ज़्यादा कुछ लाइबिलिटी नहीं है। इस वजह से कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे लोग हैं जो इसमें पार्टनरशिप में नहीं आ पाते हैं। जैसे कि अब हम किसी से मनी, बहुत लोग पार्टनरशिप के लिए ले लेते हैं, तो अब हम उनको पार्टनर थोड़े बना लेंगे, अपने बिजनेस में इंगेज कर लेंगे। क्यों नहीं इंगेज करेंगे? क्योंकि हमारे बीच में उनका कोई एग्रीमेंट नहीं है, प्रॉफिट की कोई बात नहीं हुई है, वो लगातार पार्टनरशिप में काम नहीं कर रहा है कैरीड ऑन, और हमारा बिजनेस में जरा जो एग्जिस्टेंस में चलना चाहिए उसमें भी वो तो बस ऐसे बीच में हेल्पिंग हैंड की तरह कुछ पैसे हमको दे दिए कि हाँ तुम्हारे पास कम है तुम ले लो। तो इस वजह से
कुछ लोग होते हैं जिन जो पार्टनरशिप के हकदार नहीं होते हैं। जैसे बाई विडो अ चाइल्ड डिसीज पार्टनर एंड एन्युटी। एन्युटी में जो डिसीज पार्टनर मर जाता है या उसकी जो विधवा औरत है या बच्चा, उसको कुछ एन्युटी मिलती है। तो ये कुछ चीज़ों में हम थोड़े कह देंगे कि वो पार्टनर है। वो तो उसमें उनका जो काम कर रहे हैं या कुछ उनका लाइबिलिटी है, उसमें उनको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। बाई प्रीवियस ओनर अ पार्ट ऑफ ओनर ऑफ द बिजनेस एंड कंसीडर फॉर सेल ऑफ गुडविल अ शेयर डज नॉट मेक रिसीवर अ पार्टनर पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस। कुछ लोगों की हम गुडविल ले लेते हैं कि मान लीजिए उसके नाम से हमने अपनी पार्टनरशिप की दुकान के खोल दी। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी है जिसकी दुकान बहुत चलती है, अब वो आदमी क्या है, उसकी गुडविल उसने सेल कर दी हमको। जो उसकी मार्केट में रेपुटेशन थी, उसने कहा कि ये जो हमारी रेपुटेशन है, इसमें तुम अपना बिजनेस खोल लो, इसको फ्लरिश करो। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि वो भी उस चीज़ का पार्टनर हो गया जिसने अपनी गुडविल सेल कर दिया। अरे वो गुडविल दे सकता है, हमारे व्यवहार से भी दे सकता है, कंसर्न से भी दे सकता है। अब वो नहीं करना चाहता इस वजह से भी दे सकता है। उसके हमारे कुछ आपसी सहमति या टर्म्स एंड कंडीशन हैं। तो उस वो पार्टनरशिप थोड़े हो जाएगा। पार्टनर तो वो तभी बनेगा जब वो उस पर पैसे लगाएगा, एग्रीमेंट करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग करेगा और म्यूचुअल एजेंसी की तरह काम करेगा, तब जाके वो पार्टनरशिप का हकदार कहलाएगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ कि पार्टनरशिप कैसे अदर फॉर्म जो होते हैं उनसे डिफरेंट है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जैसा कि हमको पता है, लीगल स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस वो स्टेटस होता है जो हमें लॉ के नज़र में मिलता है। ला ला हमको ये मान हम प्रज्यूम करता है कि हमारा स्टेटस क्या है। जैसे लीगल स्टेटस जो ला के हिसाब से चलता है। एक लीगल स्टेटस होता है, एक कस्टमरी स्टेटस होता है। कस्टमरी स्टेटस वो होता है जो हमारे रीति रिवाज या हमारे कॉमन एग्रीमेंट के बीच में मिलता है। और जो लीगल एग्रीमेंट होता है या लीगल रिकॉग्निशन होता है, उसको हम लीगल स्टेटस बोलते हैं। अ फर्म इज नॉट अ लीगल एंटिटी। जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो लीगल एंटिटी नहीं होती है। इट हैज़ नो लीगल पर्सनालिटी ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूट मेंबर। जो लीगल एंटिटी इस वजह से नहीं होती है क्योंकि जो इसकी लोग होते हैं वो अलग होते हैं। ये डिस्टिंक्ट फ्रॉम पर्सनालिटी ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूट मेंबर, नो लीगल पर्सनालिटी। जो पार्टनरशिप फर्म होते हैं, जो पार्टनरशिप लोग होते हैं, वो अलग नहीं होते हैं, वो एक ही होते हैं। उनका मेन मकसद होता है कि जो भी इंडिविजुअल हैं या जो भी सारे लोग हैं वो सब मिलकर आपसी में काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर पार्टनरशिप में कुछ प्रॉफिट होता है तो सारे लोग उस प्रॉफिट को बराबर लेंगे। वो आपस में दो एक तरह से क्या है कि जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट लेंगे, लॉस हुआ तो बियर करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वहीं वो निभाएंगे। जब तक पार्टनरशिप फर्म चलेगी तब तक पार्टनर रहेंगे। पार्टनरशिप फर्म नहीं नहीं चलेगी तो पार्टनरशिप भी बंद हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि कोई लीगल पर्सनालिटी अलग नहीं है, लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन जॉइंट कंपनी इसमें ऐसा नहीं है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब कंपनी अलग है और जो उसके मेंबर हैं वो अलग है। ये केस में कहा गया था सोलोमोन। मतलब ये है कि अगर कंपनी और जो उसके मेंबर हैं वो अलग है। कंपनी एक परपेचुअल सक्सेशन के हिसाब से कंपनी लगातार चलती रहेगी, चाहे उसके मेंबर आए चाहे जाएं, चाहे उसके मेंबर को लॉस हो। जरूरी नहीं कि उसके मेंबर को लॉस हो तो कंपनी को भी लॉस होगा। अगर कंपनी को कंपनी जो उसके इंडिविजुअल मेंबर है, हो सकता है कि उनके पास बहुत पैसा हो पर कंपनी के पास पैसा ना हो, कंपनी दिवालिया हो गई हो। इस वजह से कंपनी और जो उसके मेंबर होते हैं वो अलग अलग एंटिटी हैं। जो कंपनी के मेंबर हैं वो कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं, बस ऐसा पार्टनरशिप में संभव नहीं है। तो इस वजह से कंपनी जो होती है वो कॉमन सील होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है उसका।
और सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब परपेचुअली चलती ही रहेगी, चाहे मेंबर आए चाहे जाएं, कंपनी किसी को देखे नहीं, कंपनी चाहेगी तो अपने नाम की प्रॉपर्टी एक्वायर करेगी, जहाँ मन होगी उसकी ब्रांचें डालेगी, जिसको रहना हो तो रहे। जो भी शेयर होल्डर का जितना प्रॉफिट है उस जितना प्रॉफिट होगा उतना ले जाएंगे। अगर कंपनी चाहे उनको घाटा हुआ तो जो उनके शेयर होल्डर हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि घाटा हो, वो पैसा भी उससे कमा सकते हैं, कंपनी दिवालिया हो सकती। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी को डिफरेंट बनाती हैं। एजेंसी, मैंने आपको पहले एजेंसी के बारे में बताया था। इन द फर्म ऑफ एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। वही है कि जो पार्टनरशिप फर्म में है वो एजेंट हैं दूसरे पार्टनर के। वही है कि जैसे कि एक आदमी कोई काम कर रहा है तो दूसरा आदमी कुछ काम कर रहा है, तो आपस में जो उनके बीच में मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो एजेंट ही का है। कई सारे लोग उसमें फर्म में एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। कोई कुछ ला रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है, कोई कोई का काम, कुछ लाइबिलिटी दी गई हैं, कोई की कुछ लाइबिलिटी हैं, कोई के कुछ राइट हैं, कोई के कुछ ऑब्लिगेशन है, उनको परफॉर्म करना है। तो ये चीज़ है। तो कंपनी एक तरह से एजेंट के तौर पे काम कर रही है। यूरी पार्टनर एजेंट है एक दूसरे का। जैसे कि मान लो अगर आपका बिजनेस है टेक्सटाइल का, तो टेक्सटाइल में कोई आदमी बेच रहा है, कोई आदमी मैनेजमेंट कर रहा है, कोई आदमी कुछ संभाल रहा है, कोई आदमी फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। कोई कुछ पैसा एक्वायर कर रहा है, कोई डिफ़ॉल्ट के पैसे ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कोई इस तरह के काम जो हैं वो एजेंट एजेंट और प्रिंसिपल एजेंट की यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं, एक दूसरे के एजेंट है, सब मिल के आपस में काम कर रहे हैं। जबकि कंपनी में मेंबर एजेंट नहीं होते हैं। अदर मेंबर ऑफ कंपनी एक्शन डू नॉट बाइंड, उनका जो एक्शन होता है वो किसी के ऊपर नहीं। हर मेंबर की अलग अलग जो एजेंट होंगे इन कंपनी। मेंबर इज नॉट एन एजेंट, जो मेंबर हैं वो एजेंट नहीं है दूसरे मेंबर के। हर मेंबर की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। जैसे कंपनी में जाओ तो कोई एचआर बना बैठा है, कोई सुपरवाइजर बना बैठा है, कोई सीईओ बना बैठा है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, ऑब्लिगेशन अलग है, ड्यूटी अलग है। वो जो काम करेंगे उसके लिए वो पर्सनली लाइबल होंगे। अलग अलग लोग अलग अलग काम के लिए लाइबल होंगे। लेकिन पार्टनरशिप में अगर कुछ भी लॉस हुआ या कुछ भी दिक्कत हुई तो सारे लोग उसके लिए एक साथ लाइबल होंगे, इसलिए वो एजेंट हैं एक दूसरे के। तो अब आपको समझ में आया होगा, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट फर्म का होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर के बीच में। जो उनकी डीड में दिया रहता है कि कितना पैसा देना है, किसको कितना ड्यूरेशन है, कितना एग्रीमेंट है, किसने कितनी कैपिटल में कितना रेशियो लगाया है, किसने कितना पैसा किस चीज़ पे खर्चा किया है, कितने समय की डीड बनी है, कौन पार्टनर उस पे एडमिट हो रहा है, कौन जा रहा है। तो प्रॉफिट उसी हिसाब से जो जितना पैसा कैपिटल लगाएगा उसी हिसाब से बटेगा। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं है। इसमें कोई कंपल्सन नहीं है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन का। कुछ लोग होते हैं जो सम पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट बट नॉट इंटायर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट में डिविडेंड डिक्लेयर। इसमें ये तभी पता चलता है जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है, जब कंपनी की एक्स्ट्रा इनकम होती है, तब उस पे हमको ये पता चलता है कि कौन शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलेगा। जो शेयर होल्डर ज़्यादा शेयर लगाएगा, अगर कंपनी को अच्छा फायदा हो गया, मान लीजिए कंपनी में 20 लाख रुपए के शेयर होल्डर आए अलग अलग, किसी ने 2 लाख रुपए लगाए, किसी ने 10, किसी ने 15, इस तरह किसी ने 10 लगाए, किसी ने 5 लगाए, मान लीजिए किसी ने फिर 5 लगाए। तो अब इसमें क्या हुआ, अगर कंपनी को बढ़िया प्रॉफिट हुआ तो जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो इनको जो प्रॉफिट होगा वो डिफरेंट होगा, अलग अलग मिलेगा। जो जितना शेयर लगाएगा उसको उतना ही मिलेगा। अगर कंपनी को लॉस हुआ तो कंपनी ज़रूरी नहीं है कि उतना ही प्रॉफिट दे, कम भी दे सकती है। तो ये कुछ चीज़ें जैसे कि इसमें हम कहते हैं कि प्रॉफिट की बात करते हैं, तो ये तभी पता चलेगा जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा। जब कंपनी के शेयर ज़्यादा बिकेंगे, उसको ज़्यादा इनकम होगी, तो उसको डिविडेंड ज़्यादा बढ़ेगा। जब डिविडेंड ज़्यादा बढ़ेगा तभी जो शेयर होल्डर हैं
उसका डिविडेंड डिक्लेयर हो पाएगा। जो पैसा कंपनी का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे मिलता है। तो मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। सम पोर्शन ऑफ प्रॉफिट बट जनरली नॉट इंटायर प्रॉफिट, वो भी जो पूरा प्रॉफिट थोड़े दे देगी, जैसे कंपनी को बहुत फायदा हुआ तो कुछ बड़ा प्रॉफिट शेयर होल्डर को दे देती है डिविडेंड के रूप में। और ज़रूरी नहीं कि सारे शेयर होल्डर एक ही तरह का प्रॉफिट मिले, जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है जनरली इक्वल प्रॉफिट मिलता है। बट इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी the profit may be differ from shareholder to shareholder according to their capital they have invested upon particular company. So extent of liability, अब liability की अगर बात करें तो पार्टनरशिप में जो liability होती है वो अनलिमिटेड होती है। क्यों अनलिमिटेड होती है? अनलिमिटेड इसलिए होती है क्योंकि अगर पार्टनरशिप का जो फर्म है उसने किसी से ऋण लिया है, डेप्ट लिया है, या उसको कुछ बिजनेस उसका लॉस में चला गया है, तो कभी कभी क्या होता है सब पार्टनर को जो पैसा देने के लिए कभी कभी उनको अपने पर्सनल चीज़ें भी बेचनी पड़ जाती हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी उनकी चली जाती है, ताकि सब लोगों की डिमांड है वो फुलफिल की जाए। अगर लॉस हो जाता है तो जो लाइबिलिटी है वो कभी कभी अनलिमिटेड हो जाती है, लिमिटेड नहीं है कि अगर तुमने इतना ही पैसा लगाया तो तुमको इतना ही देना पड़ेगा। कभी कभी सब लोगों को जो जितना पैसा होता है उस सब लोगों की डिमांड फुलफिल करने के लिए कभी कभी पर्सनल एसेट भी चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई बिजनेस करा पार्टनरशिप का टेक्सटाइल का, अब वो ना चला तो जो लोग अब जितना पैसा लगाया वो तो उतना मांगेगा ही, प्लस और आपने जिससे डेप्ट लिया है उसको कर्जे को भी तो चुकाना पड़ेगा। तो जो पैसा होगा वो कभी कभी जो पार्टनरशिप में उतना प्रॉफिट नहीं हो पाया तो आपको अपने घर से भी तो देना पड़ सकता है। तो इस वजह से ऐसा होता है। जबकि कंपनी में क्या होता है लिमिटेड शेयर होते हैं, इसलिए जो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। वो जितना अमाउंट लेंगे उतना ही उनकी लाइबिलिटी होगी। वो अपन ज़्यादा नहीं पैसा अपना पर्सनल रुपया नहीं लगाएंगे। इफ़ एनी अनपेड ऑन इस शेयर बट इन केस ऑफ गारंटी कंपनी द लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू अमाउंट फॉर ईच एग्रीड टू बी लाइबल। वही है कि जो कंपनी के केस में होगा जितना उनका पैसा लगा होगा उनकी उतनी ही लाइबिलिटी। अगर एक शेयर होल्डर ने 20 लाख रुपया लगाया है तो 20 लाख रुपए तक के लिए ही लाइबल होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप वो अगर 2 लाख भी लगा रहा है तो कभी कभी उसको 4 लाख रुपए भी देने पड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं इस वजह, क्योंकि कंपनी जो है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, क्योंकि कंपनी और जो शेयर होल्डर हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए वो जितना लगाएंगे उतना ले जाएंगे। जबकि पार्टनरशिप में क्या है वो सेम है। जब सेम होंगे तो सबके लिए है, तो भाई सबको ध्यान में रखना है। तो कभी कभी अगर डेप्ट लिया है तो अपने घर से भी देना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ कंपनी जब वो अलग अलग मेंबर है तो जितना लगाएंगे उतना ही ले जाएंगे, क्या उतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे ज़्यादा। इसी वजह से जो इनकी लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, जबकि पार्टनरशिप की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। सो मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। प्रॉपर्टी, जो फर्म की प्रॉपर्टी होती है पार्टनरशिप में वो जॉइंट स्टेट ऑफ ऑल पार्टनर, सारे लोग मिलकर उस प्रॉपर्टी को जॉइंट होती है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम, वो सेपरेट नहीं होती है। कि जैसे कंपनी के केस में क्या है कि इनकी प्रॉपर्टी सेपरेट होती है, जो शेयर होल्डर है उनकी उनका अलग है, कंपनी अपनी प्रॉपर्टी अलग एक्वायर करती है, जहाँ मन वहाँ खरीदती है। ये सब केस पार्टनरशिप में संभव नहीं है। पार्टनरशिप में जॉइंटली कोई प्रॉपर्टी लेंगे तो सारे लोग उस पर पैसा लगाएंगे, ऑल पार्टनर उसके लिए लाइबल हो, डज नॉट बिलोंग टू बॉडी डिस्टिंक्ट इन लॉ फ्रॉम इस मेंबर। वही चीज़ है कि जो इनकी बॉडी है, बॉडी का मतलब जो लोग हैं वो उसके मेंबर से अलग नहीं है, वो सारे लोग सेम है। प्रॉपर्टी कोई लेंगे तो उसके लिए वो सारे लोग लाइबल हैं, जबकि कंपनी में प्रॉपर्टी सेपरेट होती है उसके मेंबर से। यही चीज़ है कि कंपनी में जो प्रॉपर्टी होगी वो सेपरेट होगी, मतलब कंपनी चाहेगी तो वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। मान लीजिए कोई कंपनी अगर अभी फ्लरिश कर रही है दिल्ली में, तो वो अगर चाहती है तो अपनी कंपनी का अगर पास प्रॉफिट होता है तो वो दूसरी कंपनी के लिए कोई दूसरी प्रॉपर्टी कहीं पे खरीद लेगी।
तो और ये खरीद लेगी, क्योंकि कंपनी जो है वो उसके मेंबर से अलग है। इस वजह से, क्योंकि कंपनी अपने हिसाब से चलती है, उसके अपने रूल एंड रेगुलेशन है, जो कि मोमरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में दिया होता है कंपनी के बारे में। और जबकि जो शेयर होल्डर हैं उनका अलग सब सिस्टम है। शेयर होल्डर को जो डिविडेंड के तौर पे पैसा मिलेगा रिफंड कैपिटल की, जैसे मान लीजिए उन्होंने 10 लाख रुपया लगाए, अब कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो गया तो कंपनी उनको 10 लाख की जगह 15 लाख 20 लाख भी दे सकती है रिफंड के तौर पे। जो डिविडेंड मिलेगा उनकी कैपिटल जो उन्होंने लगाई है बैक पैसा डिविडेंड के रूप में, तो वो जाके अपने 10 लाख की 20 लाख की अपनी अलग प्रॉपर्टी खरीदे, कंपनी अलग प्रॉपर्टी खरीदेगी। तो ये चीज़ है ट्रांसफर ऑफ शेयर। इसमें क्या है, जो पार्टनरशिप में है, अगर आप शेयर आप किसी दूसरे आदमी को बिना, जो आपके पहले मान लीजिए, जैसे कि हम इसको समझें कि एग्जाम्पल की तौर से मान लीजिए कि आप ए हैं मैं बी हूँ। मैंने कोई बिजनेस शुरू करा, मान लीजिए कि मैंने बिजनेस शुरू करा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू किया। किस चीज़ का मैन्युफैक्चर करने के लिए, जैसे कि मैन्युफैक्चर में अगर हम बात करें तो मशीनरी के मैन्युफैक्चर का बिजनेस पार्टनरशिप में शुरू किया। तो हमने ए बी दो लोगों ने मिलके, एक ने 20 लाख रुपए लगाए, एक ने 10 लाख रुपए लगाए, 30 लाख रुपए दोनों लोगों ने लगाए। फिर हम लोगों ने उस बिजनेस को चलाना शुरू किया। तो अगर कोई तीसरा आदमी आना चाहे हमारी बिजनेस में कि हमको भी पार्टनरशिप में रख लो, तो बिना हमारे दोनों की सहमति से उसको शेयर नहीं मिलने वाला। ये हम अपनी कंसेंट जाहिर करेंगे तभी वो उस पार्टनरशिप में उसकी हिस्सेदारी हो सकती है। जबकि कंपनी में क्या होता है, शेयर होल्डर में ट्रांसफर इस शेयर। इसमें क्या है, जो कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं वो अपने शेयर किसी किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि कंटेन है आर्टिकल में कम पब्लिक लिमिटेड कंपनी हु शेयर आर कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड ट्रांसफर यूजुअली अनरिस्ट्रिक्टेड। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उनमें जो शेयर स्टॉक एक्सचेंज में, वो तो यूजुअली अनरिस्ट्रिक्टेड है कि उनको नहीं आप कर सकते। लेकिन कुछ जो प्राइवेट कंपनी है वो अपना शेयर होल्डर जो है वो अपना शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कि मान लीजिए आपने 20 लाख रुपया लगाया किसी कंपनी में, अब आप 20 लाख में से आपको कुछ पैसा 30 लाख मिल गया, तो आपको 20 लाख में जो आप 20 लाख रुपये आपको मिले वो तो मिले, जो कंपनी ने आपको डिविडेंड 10 लाख रुपया और दिया, अब वो आप बिना किसी के बताए हुए तीसरे आदमी को दे सकते हैं। मान लीजिए 10 लाख आपने किसी शेयर होल्डर बी को दे दिया, तो ये चीज़ है कंपनी में। बट पार्टनरशिप में आप दे तो सकते हैं, लेकिन कब दे सकते हैं, जब आप अपने किसी दूसरे पार्टनर से उस चीज़ को पूछेंगे कि क्या मैं इसको अपने शेयर में दे सकता हूँ या मैं इसको अपनी पार्टनरशिप फर्म में रख सकता हूँ। ये चीज़ है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब कैसे कंपनी का कैसे मैनेजमेंट होगा, क्या चीज़ को मैनेज करने के लिए क्या क्या है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट, अगर रिटेन में एग्रीमेंट नहीं दिया हुआ है पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में जो भी मैनेजमेंट होगा उसके लिए वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मान लीजिए मैनेजमेंट का और कितना पैसा लगाएगा, कौन सामान लाएगा, कहाँ से क्या करेगा, ये सारी चीज़ें, किससे कितना डेप्ट लेगा, कितनी कैपिटल होगी, कितना ड्राइंग निकालेगा, कौन बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन करेगा, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट के अंदर आ जाएंगी। तो पार्टनरशिप में ये तभी संभव हो पाएगा जब उनके बीच में एक्सप्रेस एग्रीमेंट होगा। अगर अब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट हुआ तो ये जो कंडीशन है वो कंट्रोरी होगी, इसका विरोधाभास होगा। लेकिन जो कंपनी के मेंबर होते हैं वो मैनेजमेंट के लिए इंटाइटल्ड नहीं होंगे, क्योंकि जो मेंबर होंगे उनका काम होता है शेयर शेयर जो होल्डर होते हैं उनका पैसा कंपनी में लगाना, और जो कंपनी को प्रॉफिट हो, या तो अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो डिविडेंड के रूप में उनको जो शेयर लगाया उससे उनको कुछ डिविडेंड के रूप में एक्स्ट्रा अमाउंट में पैसे मिल जाएंगे। और जो मैनेजमेंट होगा या शेयर होल्डर होंगे वो अलग चीज़ है। मैनेजमेंट जो होता है जनरली कंपनी का, कि कैसे मैनेज करना है, क्या ड्यूटी है कंपनी की, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उसके लिए डायरेक्टर होते हैं।
जो कि किस बिजनेस में कितना पार्टिसिपेट करना है, किसको कितना शेयर देना है, कितने डिवेंचर करने हैं, कितने रिडेम्पशन करने हैं शेयर के, ये सब डायरेक्टर के ऊपर होता है। मेंबर तो अकेले जनरल मीटिंग में जाके इंजॉय कराएंगे और वोटिंग कराएंगे। जब कोई क्वेश्चन, जैसे कि मान लो कौन डायरेक्टर बनेगा, कैसे ऑडिटर अपॉइंट होगा, ये सारी चीज़ों के लिए वो जाके वहाँ मीटिंग कराएंगे और इसके बाद वोट कर देंगे। तो ये पूरी तरह से जो मेंबर हैं कंपनी के, वो मैनेजमेंट में हिस्सेदारी नहीं लेते हैं। वो तो तब वो काम है डायरेक्टर का, लेकिन इन केस ऑफ मैनेजमेंट अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट है तो उनको लेना ही पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो अब चलते हैं, डिफिनीशन हम निकालते हैं पार्टनरशिप और क्लब में क्या डिफिनीशन होती हैं। जैसा कि पार्टनरशिप को मैं आपको बता ही चुका हूँ कि पार्टनरशिप का मतलब ही है एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल एंड एक्टिंग फॉर ऑल। वही है कि जो पार्टनरशिप है उसका मेन काम है एसोसिएशन बनाना पर्सन का, और उस पर्सन जब एसोसिएशन बन जाएगा तो उस बिजनेस को कैरीड करना और उससे प्रॉफिट कमाना। लेकिन क्लब का क्या काम है, इसका काम नॉन इकोनॉमिक पर्पज के लिए होता है, ये बेनिफिशियल पर्पज के लिए होते हैं। जैसे क्लब है एक एसोसिएशन पर, इसका ऑब्जेक्ट ना तो प्रॉफिट को अर्न करना है, बट कुछ बेनिफिशियल पर्पज है, कुछ बेनिफिट के लिए, कि जैसे क्लब है, जैसे वहाँ जाओगे क्लब में तो वहाँ आपका इम्प्रूवमेंट, हेल्थ का इम्प्रूवमेंट होगा, आपका रिक्रिएशन, आपका टाइम है, आपका इंजॉयमेंट होगा, आपका दिमाग फ्रेश रहेगा, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये अर्निंग प्रॉफिट के लिए नहीं है, इनका मकसद प्रॉफिट करना नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली बेनिफिट पर्पज के लिए, कि इनसे कुछ बेनिफिट लोगों को मिलेगा, प्रमोटिंग सम बेनिफिट, जैसे कि तो इस वजह से जो ये चीज़ें हैं वो पार्टनरशिप से अलग है। रिलेशनशिप क्या है पार्टनरशिप और क्लब के बीच में? पार्टनरशिप फार्मिंग कॉल्ड पार्टनर, जो पार्टनर मिलके किसी पार्टनरशिप को फॉर्म करते हैं वो पार्टनर होते हैं। और पार्टनर इज एन एजेंट फॉर अदर पार्टनर, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो एक पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर का एजेंट है। लेकिन फार्मिंग क्लब कॉल्ड मेंबर, जो लोग क्लब को फॉर्म करते हैं वो मेंबर होते हैं। मेंबर ऑफ क्लब इज नॉट एजेंट ऑफ अदर, जो मेंबर होंगे क्लब के वो एजेंट नहीं होंगे दूसरे लोगों के। क्यों क्यों नहीं एजेंट होंगे? क्योंकि ये लोग जो होते हैं इनका अलग अलग काम है, इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है स्पेशली, ना तो इनके बीच में कोई एसोसिएशन है। ये अलग डिस्टिंक्ट बॉडी हैं। जो एक मेंबर है वो दूसरे मेंबर से अलग है, उसके ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन अलग हैं, क्योंकि इनका कॉमन पर्पज नहीं है, इनका अलग अलग उद्देश्य है, कि इनकी अलग ड्यूटी हैं, अलग राइट्स हैं, इनका अलग एक तरह से म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन नहीं है, या कार्डिनल प्रिंसिपल पे ये काम नहीं है, इनका अलग अलग सारी सिस्टम है। इस वजह से जो लोग हैं वो पूरी तरह से पार्टनरशिप से जो एजेंट हैं तो अलग हैं, क्योंकि जो एजेंट होता है पार्टनरशिप वो हर एक दूसरे के का एजेंट होता है, क्योंकि उनका काम ही होता है एक दूसरे की चीज़ों को मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ाना। और इसमें ये है कि इसमें बिजनेस तो है नहीं है, ये तो सिर्फ बेनिफिशियल पर्पज के लिए, कि जाए कोई एक मेंबर अपने बेनिफिट के लिए आया है, कोई मेंबर अपने बेनिफिट से किसी दूसरे बेनिफिट के लिए आया है। तो इस वजह से जो मेंबर होते हैं वो पूरी तरह से इसमें हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से नहीं होते हैं, जबकि भिन्न होते हैं, जबकि यहाँ जो होते हैं वो सेम होते हैं। इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, इनका प्रॉपर्टी पे क्या इंटरेस्ट होता है? पार्टनर का इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में होता है जो उसकी फर्म होती है, फर्म में सारे लोग मिलकर काम करते हैं, जितना प्रॉफिट आएगा उसी फर्म से वो आपस में बांटेंगे। लेकिन क्लब में कोई प्रॉपर्टी नाम का इंटरेस्ट नहीं है। मेंबर ऑफ क्लब हैव नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, उनको क्या पता कि क्लब की प्रॉपर्टी है उसमें उनका क्या इंटरेस्ट? उनका इंटरेस्ट तो बेनिफिशियल पर्पज के लिए है, कि वो अपने हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आते हैं, रिक्रिएशन के लिए मेंबर आ रहे हैं, तो उनको प्रॉपर्टी से क्या मतलब? यहाँ तो प्रॉपर्टी से मतलब है, क्योंकि उन सब लोगों ने पैसा लगाया है साथ में मिलके, तो जितनी प्रॉपर्टी, जितना शेयर, जितना होगा वो सब आपस में लोग लेंगे बराबर बराबर। डिसोल्यूशन,
कि मतलब कब डिजोल्यूट करेंगे, कब बंद होगी। या चेंज ऑफ पार्टनर अफेक्ट एग्जिस्टेंस, अगर पार्टनरशिप में अगर पार्टनर में चेंज हो गया फर्म में तो उसके उसके एग्जिस्टेंस को इफेक्ट कर, जैसे कि मान लीजिए पार्टनरशिप चल रही है, अब कोई पार्टनर अचानक से मर गया, अब नया पार्टनर है, उससे आपकी नहीं सहमति बन रही, तो फिर आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा ना एग्जिस्टेंस को, ये चीज़ है। और चेंज इन द मेंबर ऑफ क्लब, ये थोड़े है कोई नया मेंबर आया, आज कोई नया मेंबर क्लब में बैठा है, कल कोई दूसरा आएगा, मान लीजिए आज कोई रिसेप्शनिस्ट है, कल कोई रिसेप्शनिस्ट आएगी, तो वो थोड़े उसके बिजनेस को इफेक्ट कर देगी। जैसे कि होटल है, कोई नए कारीगर आज काम कर रहे हैं, कल कोई नए कारीगर काम करेंगे, तो उसमें थोड़े हम उसको इफेक्ट, तो होटल तो चलती ही रहेगी ना, उसमें कौन सा पैसा लगा है पार्टनर। वो तो एक इंडिविजुअल भी क्लब को खोल सकता है, जबकि पार्टनरशिप में तो दो लोग जरूरी ही जरूरी हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब हम चलते हैं पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कुछ रिस्ट्रिक्ट कंपल्सन, या हम कह सकते हैं डिस्टिंक्शन निकालते हैं। मोड ऑफ क्रिएशन की पार्टनरशिप कैसे क्रिएट होती है, जैसे कि हमको पता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के द्वारा क्रिएट होती है, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली में आपको बता चुका हूँ कि ये स्टेटस के लिए हिसाब से चलती हैं, क्रिएशन बाय बर्थ मिलती हैं हमको कुछ चीज़ें। पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप बंद हो जाती है, क्योंकि पता नहीं हमारा दूसरे पार्टनर के साथ बन पाएगा, उसके साथ हमारे जो कोऑर्डिनेशन है या हमारी कार्डिनल प्रिंसिपल चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, उसके क्या माइंड में चल रहा है, हमारे माइंड में क्या। लेकिन जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली, एक पार्टनर मरने के बाद वो थोड़े बिजनेस फैमिली बिजनेस में एक आदमी चला जाएगा तो जो दूसरा होगा उसके नाम सक्सेशन, उसके नाम उस प्रॉपर्टी के हकदार हो जाएंगे, वो उनके वारिसों को मिल जाएगी, जो उनके हेयर्स होंगे उनके नाम चली जाएगी। अगर एक मेंबर मान लीजिए मर गया, मान लीजिए कि कोई जैसे घर में है कोई तुम्हारे एक मेंबर मर गया, तो वो प्रॉपर्टी दूसरे के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब उनके वारिसों को मिल जाएगी। तो डेथ ऑफ मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डज नॉट गिव राइट। इसलिए जो फैमिली बिजनेस है वो बंद थोड़े होगा भाई, फैमिली तो चलती ही रहेगी। तो अब अपने ही घर में ले लो, अगर कोई मर जाएगा तो ये थोड़े है कि सब लोग मर जाएंगे, एक मर गया तो सब मर जाओ, लेकिन पार्टनरशिप में तो ऐसा हो ही जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पैसा ही लगाने वाला कोई नहीं बचेगा, तो फिर कैसे पार्टनरशिप चलेगी। लेकिन यहाँ तो है भाई, एक चला गया दूसरा संभालेगा आके, जो ज्वाइंट फैमिली। अब ज्वाइंट फैमिली में जब बहुत सारे फैमिली मेम्बर होंगे तो एक जाएगा तो दूसरा बिजनेस संभालेगा, दूसरा की कुछ राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी वो लेगा, तो इस हिसाब से चलेंगी। मैनेजमेंट क्या होगा इस पे भी हम समझते हैं। ऑल पार्टनर आर मैनेज, जो भी पार्टनर होंगे वो पार्टनरशिप में पूरी तरह से इक्वली इंटाइटल्ड होंगे उसके लिए, जबकि जॉइंट फैमिली में मैनेजमेंट जनरली कर्ता के ऊपर होगा, क्योंकि कर्ता जो होता है वो गवर्निंग मेल मेंबर होता है, वो बड़ा बड़ा मेंबर होता है, उसी के हिसाब से पूरी फैमिली इंटायर फैमिली जो होती है वो रन करती है। वो चाहे तो प्रॉपर्टी को लाइनेट कर सकता है, मतलब इनाइनेट मतलब बेच सकता है बिना किसी की सहमति के, वो ही पूरे जितने घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व होता है वही निभाता है। अथॉरिटी टू बाइंड, ये अथॉरिटी किस पे बाइंड करती है, ये जो पार्टनर होती हैं ये उनके एक्ट पे बाइंड करती है, जो फर्म के एक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपकी फर्म है, तो जो काम पार्टनर करेंगे वो उस पे लागू होंगे फर्म पे, लेकिन जो ये अथॉरिटी होगी वो कर्ता पे लागू होगी या मैनेजर पे लागू होगी, जो फैमिली को बांध के रखे हुए, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फैमिली को एक तरह से पूरी देख रेख कर रहा है, पूरा उसका संचालन कर रहा है, तो वही पूरी फैमिली को चला रहा है, क्योंकि कर्ता जो होता है वो ही जो मैनेजमेंट उसी के ऊपर होता है, इस वजह से अथॉरिटी उसी के ऊपर होती है। लाइबिलिटी क्या होती है, पार्टनरशिप में लाइबिलिटी जनरली अनलिमिटेड होती है। मैं आपको बता चुका हूँ अनलिमिटेड कैसे होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं जब बहुत लॉस हो जाता है तो हमें अपने पर्सनल एसेट भी बेचने पड़ते हैं, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि जो अदर कॉर्पोरेशनर हैं, जो अदर फैमिली मेंबर या कॉर्पोरेशनर है, वो उतने ही शेयर उनको प्रॉफिट में मिलेंगे, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर से प्रॉफिट ऑफ द फैमिली। जितना प्रॉफिट होगा उनके फैमिली बिजनेस में, जितना उनका शेयर उसको उसी के आधार पे मिलेगा। लेकिन करता क्या है, अगर
अनलिमिटेड उसकी लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड क्यों होती है? क्योंकि वही पूरे मैनेजमेंट करता है। कभी कभी सबके शेयर बांटने के बाद अब उसको कुछ बचेगा नहीं, तो फिर वो कैसे है, वो उसके अपने शेयर भी चले जाएंगे, तो वो लिमिटेड थोड़े रहा, वो अनलिमिटेड हो गया इस वजह से। क्योंकि वो बड़ा मेंबर है, वो सब लोगों को देने के बाद जिसका जितना शेयर है, जितने लोगों को जितनी उसकी ड्यूटी है, वो सब परफॉर्म करने के बाद शायद कब उसको कुछ बचे ही ना, तो वो अपने जो उसका खुद का है उससे भी उसको देना पड़ेगा, क्योंकि वो मैनेजमेंट कर रहा है, वो इल्डेस्ट है फैमिली का, जिसको हम कहते हैं, जैसे कि हम कहें घर में होते हैं ना कि लोग कहते हैं गार्जियन टाइप का, तो वो करता है एक गार्जियन ही टाइप का होता है कि उसी के गार्जियन ऊपर उसी के सुपरविजन के आधार पे सारी चीज़ें चलती हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। कॉलिंग ऑन अकाउंट फॉर क्लोजर, क्लोजर के लिए कॉल, अकाउंट को क्लोज करने के लिए कॉल करना। पार्टनर कैन ब्रिंग अ सूट अगेन फर्म फॉर अकाउंट प्रोवाइडेड विद रिजर्वेशन, पार्टनर सूट कर सकता है फर्म के अकाउंट के लिए, अगर वो चाहता है कि हाँ पार्टनरशिप को अगर उसको लगता है कि बंद करना है, तो जो अकाउंट है पार्टनरशिप का उसके लिए वो सूट कर सकता है। पार्टनर कैन ब्रिंग अ सूट again the firm for account provided he also seek to resolution on the separation। अगर ज्वाइंट फैमिली में लोग सेपरेट हो जाते हैं, तो फिर वो अपने किसी के लिए अकाउंट को, फैमिली जो बिजनेस होती है उसके लिए वो थोड़े इंटाइटल्ड है भाई। अब सेपरेट हो गए हो तो अपने अपने अकाउंट चाहे क्लोज कराओ, चाहे खुलाओ, चाहे बंद कराओ, चाहे उसमें पैसा डालो, इसके लिए वो थोड़े जिम्मेदार होंगे, क्योंकि अब आप बांट लिए हो, सब शेयर बट गए, आपकी प्रॉपर्टी बच गई, आपकी जो लाइबिलिटी थी वो भी अब अलग अलग अपनी गवर्न हो जाएंगी। तो इस वजह से सेपरेट हो गई फैमिली, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व अलग हो गए, सबकी प्रॉपर्टी अलग हुई, लोगों का शेयर मिल गया। तो लोग अब चाहे अपने अकाउंट को क्लोज करें, चाहे उसको ओपन करें, चाहे उसमें जो कुछ करें, अब वो सेपरेट है, उनका सब कुछ अलग अलग है। गवर्निंग लॉ किस लॉ के हिसाब से चलती है पार्टनरशिप? हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से चलती है। जॉइंट फैमिली हमारी हिंदू लॉ के, जो कि हमारी कस्टमरी हिंदू लॉ पुराने ज़माने से चला आ रहा है, जो कि एक पर्सनल लॉ है, क्योंकि इंडिविजुअल की रिलेशन की बात करता है, फैमिली टू फैमिली। तो इस वजह से जो जॉइंट हिंदू फैमिली है वो हमारा हिंदू लॉ के हिसाब से चलता है, जो कि हमारा कस्टमरी इन नेचर है। माइनर कैपेसिटी क्या होती है? पार्टनरशिप में माइनर को है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकता है। लेकिन अगर पार्टनर की सहमति है और सारे लोगों की कंसेंट है कि चलो अगर कुछ ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो इस आदमी को भी कुछ 12 प्रॉफिट बेनिफिट दे देंगे, तो ऐसा संभव हो जाता है। माइनर कैपेसिटी यही है कि माइनर अकेले पार्टनरशिप में जाके प्रॉफिट बेनिफिट ले सकता है, ना कि पार्टनर बन सकता है। पार्टनर इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि वो अभी छोटा है, समझदार नहीं है, उसकी मेजर एज नहीं हुई है। जबकि लॉ मानता है, लीगल मेंबर उसी को मानता है जिसकी 18 साल एज हो। इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस माइनर बिकम अ मेंबर। लेकिन क्या है, हिंदू में क्या होता है, माइनर जो छोटा है, 18 साल से कम एज का है, वो भी मेंबर होता है। अपने जो इंसेस्टर बिजनेस है वो बर्थ से ही उसको मिल जाता है। जैसे कि क्या है, अभी मान लीजिए आप अपने घर में हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, अभी आपके जो जो भी आपके वारिस जो भी आपके घर में करता है वो पूरी प्रॉपर्टी को देख रहा है। अभी आप छोटे बच्चे हैं, जैसे ही आप मेजोरिटी आपको 18 साल की होगी, तो उसमें आपका इंसेस्टर अधिकार आ जाएगा, आपका बर्थ राइट होगा कि आपका सक्सेशन में उसका अधिकार मिलेगा कि अच्छा हमको इतना, हमारे वारिस हमारे नाम प्रॉपर्टी कर गए तो अब ये प्रॉपर्टी तुमको मिल गई। जैसे कि मान लो तुम्हारे कोई घर में है, ग्रैंड फादर है, वो चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद कुछ प्रॉपर्टी मेरे छोटे, जो अभी अब मेजोरिटी तुम नहीं अटेंड करे, मान लो कि तुम एक माइनर हो, तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी करना चाहते हैं, तो जब वो मर जाएंगे तो वो चाहेंगे तो वो तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी कर देंगे। तो जैसे ही वो मरेंगे तुम हेयर होगे, जैसे ही तुम मेजोरिटी तुम अटेन करोगे 18 साल, तुम्हारे नाम आ जाएगी। इनहेरिटेंस में भी हो जाएगा कि कौन प्रॉपर्टी लेगा। तो ये सारी चीज़ें सक्सेशन में भी हो जाता है। तो इस वजह से है कि अनडिवाइडेड फैमिली में जो है, जो भी माइनर की कैपेसिटी है कि वो योग्यता रखता है कि जो जो भी उसके फैमिली बिजनेस में है
उसमें उसके जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी बेनिफिट है वो उस पर एक्वायर कर सकता है बाई बर्थ, जैसे ही वो मेजोरिटी अटेंड करता है। ये चीज़ है कंटिन्यूटी इन फर्म्स ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट बाय कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप तो तभी कंटिन्यू चलता रहेगा जब उनके टर्म कंडीशन और म्यूचुअल कोऑपरेशन के जरिए प्रॉफिट शेयरिंग होती रहेगी, बिजनेस चलता रहेगा। अगर कंटिन्यूटी तभी उनकी डिस्टर्ब हो सकती है जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए, पैसा जिस पार्टनर को देना उसके पास पैसे ही ना बचे, सारे जो पार्टनरशिप के खाते हैं वो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाए, उनमें कुछ पैसा ही ना बच पाए, सारा पैसा डेप्ट ही जितना लिया था उसी को चुकता करने में चला जाए, तभी उसके कंटिन्यूटी पे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो जॉइंट हिंदू फैमिली उसके कंटिन्यूटी पे प्रभाव तब तक नहीं पड़ेगा जब तक कि किसी मेंबर की मृत्यु नहीं हो जाती है। क्यों नहीं उस प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि चलता रहेगा सब जैसे ज्वाइंट फैमिली में कि कर्ता का ही काम है, अपना करता रहेगा किसको कितना प्रॉफिट शेयरिंग देना है। अब जब एक आदमी चला गया तब उसमें बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे, जैसे इनहेरिटेंस की बात आ जाएगी, सक्सेशन की बात आ जाएगी। इस तरह से चीज़ें हैं जिनके बारे में थोड़ा बारा कंटिन्यूटी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों की तरफ जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टनरशिप और एसोसिएशन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पार्टनरशिप और एसोसिएशन, पार्टनरशिप जो होता है वो रिलेशन होता है एजेंसी का दो या मोर पर्सन के बीच, जैसा कि मैंने आपको बताया। एसोसिएशन एक सोशल काज के लिए जब लोग क्या कहते हैं कि संघ बना लेते हैं। सोशल की क्या कारण है, क्यों आप संघ बना रहे हैं कि हाँ उनका मकसद सिर्फ ये नहीं होता है कि हमको प्रॉफिट अर्न करना है, बट कि उनका इंटेंशन नॉट इंटर टू बिजनेस फॉर गेन। वो बिजनेस इंटर इस वजह से नहीं करते हैं कि उनको गेन चाहिए या प्रॉफिट चाहिए, उनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, कुछ बेनिफिशियल पर्पज के लिए वो उस चीज़ पे एसोसिएशन बनाते। जैसे कि एग्जाम्पल पार्टनरशिप अगर बनाएगा तो उसका मेन मकसद है कि वो प्रॉफिट के लिए आया है। लेकिन अगर चैरिटेबल सोसाइटी या रिलीजियस एसोसिएशन है तो उनका मेन काम होता है जैसे कि टेट प्रोटेक्शन एसोसिएशन हो गया, किसान यूनियन हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं। किसान यूनियन हो गया कि वो एक उनका प्रोटेक्शन इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट है कि यार किसानों का जो इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड करना है, तो वो इसलिए एसोसिएशन बना लेते हैं, दल बना लेते हैं, जैसे बजरंग दल हो गया। इस तरह की सारी चीज़ें जो होती हैं वो एसोसिएशन के जरिए, जिनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, कॉमन एम के लिए मिलकर काम करते हैं। जैसे छात्रों के हित में NSUI है, नेशनल स्टूडेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ यूनियन वेलफेयर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एसोसिएशन का पार्ट है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल लावाला लीगल क्लासेस को, और ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें ताकि मैं ऐसे नई नई वीडियो बनाता रहूं और जिससे मुझे और आप लोगों को थोड़ा ज्ञान मिलता रहे। सो अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो में कोई कमी है या कुछ इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश है तो कृपया अपने सुझाव दें। आपके सुझाव को पूरी तरह से वेलकम किया जाएगा, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इस जिसमें से कुछ भी थोड़ा बारा समझ में आ जाए तो मैं अपने को काफ़ी धन्य समझूंगा। तो मुझे आशा है कि मेरी वीडियो लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल लावाला लीगल स्मार्ट क्लासेस को। तब तक धन्यवाद, ऐसे ही देखते रहें।